जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा एग्जॉस्टिव और बड़ा बेहतरीन लेक्चर डिलीवर कहता है कि ऑफिस और पर्सन या अथॉरिटी कोई डायरेक्शन प्लॉजिबल रीजंस के साथ देगी या ऑर्डर पास करेगी। बिल्कुल। तो वो ऑर्डर क्या एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं है, या लेकिन जनरल ऑर्डर्स पास होते हैं? जनरल क्लासेस एक्ट के प्रिंसिपल एग्जेक्टिव ऑर्डर पे भी अप्लाई करते हैं और जुडिशियल ऑर्डर पे भी अप्लाई करते हैं। अब हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि कोई भी ऑर्डर पास होगा, चाहे एग्जेक्टिव का, चाहे क्वासाई जुडिशियल का, चाहे जुडिशियल का, याद रखें 3 फोरम्स हैं। एक है एग्जेक्टिव, दूसरा है क्वासाई जुडिशियल, तीसरा है जुडिशियल। 3 तरह के ऑर्डर्स आपके पास आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 तरह के, या एग्जेक्टिव ऑर्डर आएगा, या क्वासाई जुडिशियल आएगा, या जुडिशियल आएगा। इन तीनों ऑर्डर्स पे जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई करता है। हर अथॉरिटी पे पाबंदी है कि वो जो ही ऑर्डर करे उसके पीछे रीजन दे। अगर वो रीजन के बगैर ऑर्डर करेगा तो वो ऑर्डर आर्बिट्रेरी कहलाता है। सो आप उसको चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये इंप्यूग्ड ऑर्डर जो है ये आर्बिट्रेरी है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी की तरफ से? जब भी कानून साजी के हवाले से नए कवानीन जब मुरतब किए जाते हैं तो उसकी फर्दर इलस्ट्रेशंस जो होती हैं वो तो चले उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती हैं। जो कानून की डेफिनेशन लिखी जाती हैं वो क्या मुताबिक जनरल क्लॉजेज एक्ट ही होता है, ये बता दीजिए। एक्ट की कोई भी डेफिनेशन ना वायलेट हो सकती है और ना इग्नोर हो सकती है। हर डेफिनेशन अराइजेज आउट ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। कोई भी वर्ड है उसकी जो तशरीह है, जैसे मैंने कहा कि सब कॉन्टिनेंट में इसको जनरल क्लॉजेज एक्ट कहा जाता है, लेकिन दुनिया में इसको इंटरप्रिटेशन एक्ट का, यानी कि हर वर्ड का मतलब, हर वर्ड की तशरीह, हर वर्ड की एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लॉजेज एक्ट के प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो सकती। इससे बाहर आप नहीं जा सकते। जज साहब जो है वो दो किस्म के क्वेश्चन करेंगे, एक एलिजिबिलिटी पे और दूसरा जुरिसडिक्शन पे। तो जुरिसडिक्शन के बारे में बताएं सर, कोई आपके पास है तो। अब ये जैदी साहब का कसूर है। जुरिसडिक्शन का जो सवाल है, ये सवाल का जवाब देने के लिए मुझे पूरा एक लेक्चर देना होगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जुरिसडिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जुरिसडिक्शन का जब सवाल आता है तो इसका मतलब ये जज कह रहा है कि मुझे बताओ किस लॉ के तहत मैं इख्तियार इस्तेमाल करूं। वो लॉ आपके हाथ में होगा, आप उसे कहेंगे कि सेक्शन 29 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 29 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट या लैंड एक्ट, ये आपको इख्तियार देता है। क्योंकि जज जब बैठता है तो जज के थ्योरी में तो हर कानून उसको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको हर कानून याद नहीं होता। वो बैठते साथ कहता है अच्छा तुम्हारा ये मसला है ना, मुझे बताओ मैं किस इख्तियार के तहत, किस कानून के तहत तुम्हारी मैं हेल्प कर सकता हूं। लिहाजा आपने वो जुरिसडिक्शन का उसको लॉ बताना होता है कि सर मतलब हाई कोर्ट में आपने देखा 70% केसेस जो हैं वो रिट पिटिशन है। अब रिट पिटिशन के लिए जज कहता है कि मेरे पास क्या लॉ है, आप कहते हैं सर आर्टिकल 199 के तहत आप ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे कहता है अच्छा बताओ फिर 199 की किस प्रोविजन के तहत मैं ये इख्तियार इस्तेमाल करूं। फिर आप उसमें 199 1A B 1C D ये सारे के सारों में से आपने स्पेसिफिक वो प्रोविजन पढ़नी है जो उसको इख्तियार देती है कि जो आपका मसला हल कर सकती है। याद रखें हाई कोर्ट में आपने मसला भी बयान करना है और हल भी बयान करना है। कभी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कामयाब नहीं हो सकती अगर आप सिर्फ मसला बयान करेंगे। तो याद रखें हाई कोर्ट में जब आपने रात को दफ्तर तैयारी करनी है, मसले की तैयारी के साथ हल भी ढूंढना है। हल देंगे तो जज आपके साथ चलेगा। मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं कि मुझे ये सारे बैठे हैं मेरे दोस्त, मुझे एक जमाने में कहा जाता था कि ये स्टे ऑर्डर का किंग है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। ये CNG LPG ये जितने स्टे ऑर्डर्स आप आगे पीछे आजकल सारे कर रहे हैं ना, ये सारों का सारा बिजली के केसेस, सब के सब बुनियादी केसेस और ऑर्डर्स मैंने लेके दिए हुए थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि मैं कोर्ट में जाके 2 लफ्जों में उनको पहले बताता था मसला क्या है और फिर मैं साथ ही उनको बताता था इसका हल क्या है।
और ये दो लफ्ज़, ये मेरा क्लर्क मेरे साथ है, अब तो खैर मेरा ये एसोसिएट हो गया 15-20 साल से, तो ये आज भी मुझे कहता है कभी भी कि सर केस है कर ले, मैं कहा मैं अब इधर नहीं करता। तो वो मुझे कहता है क्लाइंट कह रहा है जी, उसे कहें जी सिर्फ स्टे लेके चला जाए, तो बेशक उसके बाद वापस ना आए। तो प्रैक्टिस जो है वो सारी की सारी आपकी डिपेंड करती है पहली हियरिंग पे। हाई कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग इज दी मेन हियरिंग। आप उसमें से निकल गए तो समझे आपकी फीस भी ठीक होगी और केस भी आपका आधे से ज्यादा ठीक हो गया। एक्ट में एक वर्ड जो डिफाइन हुए और इसके अलावा हर स्टैट्यूट की एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज होती है, और अगर उस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कोई वर्ड जोन सा है उसको डिफाइन किया गया, बट उसको वो और जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में वर्ड डिफाइन है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट में कौन सा प्रिवेल करें? रखें स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल। क्या जी? स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल। जहां किसी वर्ड की स्पेशल डेफिनेशन दी गई है तो वो स्पेशल डेफिनेशन प्रिवेल करेगी ऑन दी जनरल डेफिनेशन। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। वो इसलिए डेफिनेशन दी जाती है स्पेशल क्योंकि उसने इसमें से निकलना होता है। अगर इसी के अंदर रहना हो तो स्पेशल की जरूरत ही ना पेश आए। देखिए ना, रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी ये है क्योंकि इसकी से निकलना है या इसको एक्सटेंड करना है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि जी ये स्पेशल डेफिनेशन दी जा रही है, वरना अगर जनरल रखनी होती तो फिर इसी को ही चलने देते। सो अब नए जो मॉडर्न स्टैट्यूट्स आ रहे हैं उनमें एक तो है सेक्शन, हमेशा याद रखें हर स्टैट्यूट का सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशंस क्लॉज होती है, ठीक है। अब उसके साथ एक बाकायदा, क्योंकि केस लॉ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि डेफिनेशंस को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा जजों को जोर लगाना पड़ रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया है कि डेफिनेशंस के साथ एक डेफिनेशंस का अलग चैप्टर दे देते हैं कि भी ये डेफिनेशन इस हद तक अप्लाई होनी है, इससे आगे ये नहीं जाएगी क्योंकि ये स्पेशल लॉ के लिए आई है और स्पेशल लॉ तक ही रुकेगी। आप ये नहीं कि ये स्पेशल डेफिनेशन उठा के किसी और लॉ के अंदर लेके चले जाए। हेलो जी सर, ये क्वेश्चन है मेरा सेक्शन 16 और सेक्शन 21 पे जो जनरल क्लासेस एक्ट का है 1970 का, सर पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड डिसमिस, उसी के साथ सेक्शन 21 है। तो थोड़ा सा इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्योंकि बाकी सेक्शन तो आपने देखिए, एक्सप्लेन नहीं किया। पावर टू चेंज एन ऑर्डर, पावर टू मॉडिफाई एन ऑर्डर, ये जनरल क्लॉजेज का एक हिस्सा है जिसके तहत कोई अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करती है वो उसको वेरी भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है और चेंज भी कर सकती है। ये आपने देखा होगा कि अक्सर सिविल जज या इवन हाई कोर्ट आपसे कहती है कि मैं कैसे कर सकता हूं क्योंकि मैंने तो ऑर्डर पास कर दिया है। तो उसमें आके आपने कहना होता है कि सर अगर तो आपने किया है जुडिशियल ऑर्डर, क्या जुडिशियल ऑर्डर, फिर तो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये क्वासाई जुडिशियल ऑर्डर है और अगर ये ऑर्डर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन साइड है या मिनिस्ट्रियल साइड है तो फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और वेरी भी कर सकते हैं। यहां आके आपकी वकालत चलती है। जब आप जज को ये कहेंगे सर आप देखें आपका ऑर्डर क्या है, अगर तो इसमें जुडिशियल का कोई एलिमेंट है, मसलन दूसरी पार्टी मौजूद थी, तो फिर आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन सर दूसरी पार्टी मौजूद ही नहीं थी तो ये जुडिशियल ऑर्डर तो नहीं था, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप मुझे बताएं जज इससे निकल सकता है? नहीं निकल सकेगा। मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन डिसमिस हो जाती है। अब जब हम रेस्टोरेशन देते हैं तो रेस्टोरेशन में जज को हम कहते हैं कि सर इसको रिस्टोर करें। जज कहता है मैं नोटिस देने लगा हूं। मैं उसे कहता हूं नहीं नहीं नहीं, नोटिस की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये मेरी डिसमिस हुई थी उस वक्त दूसरी पार्टी मौजूद नहीं थी, लिहाजा आप ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, लिहाजा आप बगैर नोटिस दिए इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो वो उसी वक्त रिस्टोर कर देता है। लेकिन अगर नोटिस दिया होता, दूसरी पार्टी मौजूद होती और डिसमिसल होती, तो फिर अगर मैं रेस्टोरेशन फाइल करता तो वो कहता कि जब तक मैं दूसरे बंदे को नहीं सुनूंगा मैं ये रिस्टोर नहीं करूंगा। लिहाजा इस देखिए सेक्शन 21 मैंने यही कहा कि ये जो सेक्शंस हैं ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे। हर सेक्शन के अंदर देखें
हजारों तौजियात हैं, हर एक में इंटरप्रिटेशंस की डिफरेंट लेवल है। जो जो आपका ज़हन हमसे ज़्यादा इंशाल्लाह तेज़ चलेगा, आप हमसे ज़्यादा एडवांस इंटरप्रिटेशंस करेंगे। हम समझते हैं कि हम शायद पिछलों से ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, आप हमसे भी ज़्यादा एडवांस करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपोजर जो है वो हमसे ज़्यादा हो चुका होगा। सलमान साहब पूछ रहे थे कि डेफिनेशन क्लास भी है। डेफिनेशन क्लास में हम पहले देखेंगे कि अगर कोई चीज़ डिफाइन है तो उस स्पेसिफिक स्टैट्यूट के लिए हम उसका वही मतलब लेंगे। अब एक सर वर्ड है या फ्रेज है जिसका उस स्टैट्यूट की डेफिनेशन क्लास या इंटरप्रिटेशन क्लास में वो डिफाइन नहीं है। अब बाकी रूल्स ऑफ किसी क्लास को या किसी वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन या जिस तरह से भी। तो अगर हम स्ट्रेट अवे फिर जनरल क्लासेस एक्ट में चले जाएंगे या कोई स्पेसिफिक एनेबलिंग प्रोविजन होगी उसमें कि अगर यहाँ से इसका मतलब नहीं क्लियर तो जनरल क्लासेस एक्ट में जाना है, या स्ट्रेट अवे हम खुद ही जनरल क्लासेस एक्ट में चले जाएंगे? देखिए, इंटरप्रिटेशन आप इस्तेमाल करते हैं तो इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि आपने उसका मतलब वाज़िया करना है। अब मतलब वाज़िया करने के जो भी टूल्स आपके पास हैं, असल में तो वकालत वही है ना, वरना क्लाइंट और आप में क्या फ़र्क है? आपने 2 किताबें पढ़ी हुई हैं, वरना समझ तो उसको आपसे ज़्यादा है, केस वो आपसे ज़्यादा समझता है। आपके पास क्या प्रोफेशनल की क्वालिफिकेशन है कि आपने वो किताबें या वो टूल्स पढ़े हुए। अगर मसलन एक डेफिनेशन जो है वो उसको कैटर नहीं कर रही, आप किधर जाते हैं? आप पीएलडी में चले जाते हैं, ठीक है नहीं? अब जब पीएलडी में आप जाते हैं तो पीएलडी आपको बार बार जो लॉ रेफर कर रही होगी वो स्टैट्यूट रेफर कर रही होगी, लेकिन उस स्टैट्यूट की जो स्पिरिट है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट से आ रही होगी। अब यहां आके आपकी एडवोकेसी चलती है कि हाउ यू बिल्ट अप द आर्गुमेंट। याद रखें, हम सब वकील, हमारी सारी क्वालिफिकेशंस बराबर हैं। जो हम सब को एक दूसरे से फर्क क्रिएट करेगी वो हमारी इंडिविजुअल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट एंड टू एक्सप्लेन टू द जज। बहुत अच्छे वकील बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे, लेकिन जब वो रोस्ट्रम पे आते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो ये कोई खाली वकालत किताब पढ़ने का नाम नहीं है, वकालत किताब पढ़ के अगले को एक्सप्लेन करने का नाम भी है। ये आपको पता है ना कि ये बेसिक चीज है कि जब तक आपकी ओरेटरी नहीं होगी सही, उस वक्त तक मुकम्मल, और मैं समझता हूं वकील तो बन ही सकता है लेकिन कामयाब वकील नहीं बन सकता। और उस ओरेटरी के लिए एक बात मेरी याद रखें, ये लास्ट बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। इस सारी चीज को सीखने का तरीका क्या है? फिर ये जितना मैंने लेक्चर दिया है या जितना मैं ये कह रहा हूं कि सारा, इसको करने का फिर समझने का तरीका क्या है? तरीका मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो गोल्डन मैं आपको ये जो देने लगा हूं ना हिंट, ये अगर आप रखेंगे याद तो 10 साल बाद यकीनन अगर मैं इर्द गिर्द हुआ तो आप मेरे पास आके कहेंगे कि आपने बात सही की। ब्रदरम, इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है जर्नल पढ़ना। अगर आप पीएलडी, सीएलसी, एमएलडी, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू अगर आप महीने का आता है, आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ वकालत में एक ही पॉसिबल है जो आपको रिजल्ट दे सकता है, वो है जर्नल पढ़ना। अगर आप पीएलडी पढ़ते हैं, पूरी 12 पीएलडी आती हैं 12 महीनों में, अगर आपने 12 पीएलडी पढ़ी हैं तो आप यकीन करें 1 साल बाद आप मुकम्मल वकील होकर निकलेंगे। जर्नल पढ़ने के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है वकील बनने के लिए। जितना मर्जी आप लेक्चर करें, जितना मर्जी आप इधर उधर पढ़ें, जब तक आप जर्नल्स नहीं पढ़ेंगे, पीएलडी, सीएलसी नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक आपका ना फहम खुलेगा, ना वोकैबुलरी बढ़ेगी, ना आप लिखवा सकेंगे और ना ही जज को एक्सप्लेन कर सकेंगे। सो ब्रदर, आज का जो गोल्डन जो जुमला है वो ये है कि अगर वकील बनना है तो ये याद रखना, जर्नल पढ़े बगैर वकील नहीं बना जा सकता। थैंक यू वेरी मच। तो जर्नल्स पढ़ने होंगे, आज का कंक्लूजन यही है और फूड फॉर थॉट की है। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इसे सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आज जो लेक्चर, फॉर्मल लेक्चर था,
और आपके सवालात थे। कल अबादुर्रहमान लोधी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वो हमारी एक बैठक का सिलसिला है जिसमें आप सारे तशरीफ़ फरमा होंगे, आपके ही सिर्फ सवालात होंगे, तो कल लाजमी तशरीफ़ लाइएगा। मैं मौके की मुनासबत से मैं कमर अफजल साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, बाय द एंड जब हम ये लेक्चर्स क्लोज़ करने जा रहे होंगे तो फिर ये दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और अपने सोच के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो हमें लेक्चर डिलीवर करेंगे। मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से, आप सब नौजवानों की तरफ से इनका बहुत मशकूर हूँ। इन्होंने आज हमें वक्त दिया और आप सब के लिए चाय के लिए रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, आपकी हाजिरी रहेगी, आप ला मूड्स में जाएंगे, हम बहुत सीखेंगे अपने सीनियर से सबसे अच्छा। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह।